नमस्कार सभी को। आप सभी का फिर से स्वागत है एक और वीडियो लेक्चर में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड। आज से हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे और माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक है थ्योरी ऑफ डिमांड। इसमें हम देखेंगे इनकम डिमांड, प्राइस डिमांड, क्रॉस डिमांड, फिर एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड जैसे बेबलन इफेक्ट, गिवन गुड्स, इग्नोरेंस, एक्सपेक्टेशन, वर, एक्सेट्रा। फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक भी हम आज कवर करेंगे और इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं ये भी हम आज की वीडियो में डिटेल में देखेंगे। मैंने आपके लिए 2 फोटोग्राफ्स लगाई है इसमें। पहली फ़ोटोग्राफ्स ये है और दूसरी फ़ोटोग्राफ ये है। आपको गेस करना है कि ये फ़ोटोग्राफ इकोनॉमिक्स का कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करती है। अब जो इस स्लाइड में इनकम डिमांड दिया है, इनकम डिमांड रिलेशनशिप बताता है किसी गुड्स की प्राइस और इनकम में। प्राइस डिमांड रिलेशनशिप बताता है किसी गुड की प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में। क्रॉस डिमांड रिलेशनशिप बताता है एक रिलेटेड गुड की प्राइस और उससे रिलेटेड गुड, जैसे वो कॉम्प्लीमेंट गुड हो सकती है या फिर वो सब्स्टिट्यूट गुड हो सकती है। इन दोनों के बीच रिलेशनशिप बताया जाता है क्रॉस डिमांड से। सो लेट्स स्टार्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड ये दिया था सबसे पहले अल्फ्रेड मार्शल ने। उनकी बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें उन्होंने मटेरियलिस्टिक डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स की। According to him, demand can be represented by the following words: desire, किसी वस्तु के लिए आपकी इच्छा, willingness, चाह, ability to pay for the commodity, and price of a commodity, और एक आपका particular टाइम होना चाहिए। तो जब आपकी ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मीट होती है तो वो डिमांड कहलाती है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड्स इज ऑल्सो गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। इट इज़ अ पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, विच मीन्स कि हम जो डिमांड है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की, उसको बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज़ अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर, बट जो हम लॉ ऑफ डिमांड में स्टडी करते हैं रिलेशनशिप, वो स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसीलिए इसे पार्शियल इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। और इसके लिए एक और वर्ड यूज़ होता है जिसको हम सिट्रस पैरिबस भी बोलते हैं। सिट्रस पैरिबस, इसका मतलब होता है कि जो अदर फैक्टर है डिमांड को इफेक्ट करने वाले, वो कांस्टेंट रहते हैं। तो डिमांड कर्व क्या होता है? इट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांड, कि अगर किसी गुड्स की प्राइस ज़्यादा है तो उसकी क्वांटिटी कम खरीदी जाएगी और वाइस वर्सा। और डिमांड शेड्यूल क्या बताता है? टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है ये लॉ ऑफ डिमांड का। मान लीजिए हम इस तरह का कोई टेबल बनाते हैं जिसमें कुछ प्राइस है और क्वांटिटी है, प्राइस 1, 2। अब प्राइस बढ़ गई तो हमारा कंजम्पशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिमांड शेड्यूल है। जब हम इस डाटा को ग्राफ में ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो ये डिमांड कर्व हो गया। ओके,
Demand curve and demand schedule do not tell us what is price, it only tell us how much quantity of good would be purchased by a consumer at various price. मतलब ये हमें ये नहीं बताएगा कि कंज्यूमर ने एक पर्टिकुलर कमोडिटी का कितना कंजम्पशन किया, ये हमें बताएगा कि वेरियस हमारे पास प्राइसेस होंगी और वेरियस क्वांटिटी होगी. ओके फिर ये जो डिमांड कर्व की हम बात कर रहे थे, ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट हमने अभी तक पढ़ा. फिर मार्केट डिमांड होता है जब हम हॉरिजेंटल सबमिशन करते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व का, तो वो मार्केट डिमांड कर्व बन जाता है. आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मार्केट डिमांड कर्व होता है वो वर्टिकल सबमिशन होता है या हॉरिजेंटल होता है, तो वो होता है हॉरिजेंटल सबमिशन. इट इज़ अफेक्टेड बाय पॉपुलेशन लेवल. मार्केट डिमांड कर्व इज़ फ्लैटर देन इंडिविजुअल डिमांड कर्व. मान लीजिए इंडिविजुअल डिमांड कर्व इस तरह का है, तो आपका मार्केट डिमांड कर्व फ्लैटर हो जाएगा क्योंकि ये हॉरिजेंटल सबमिशन है. अब जो डिमांड है वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, मतलब जो हम डिमांड को मेजर करते हैं वो एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम पे. अब एक कॉन्सेप्ट आता है डिमांड चेंजेस एंड क्वांटिटी डिमांड चेंजेस. अभी तक मैंने आपको बताया कि जो डिमांड है उसको वेरियस फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे क्वांटिटी डिमांडेड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम लेवल, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. तो जब हम रिलेशनशिप देखेंगे प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का, तो वो होगा क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस. और जब हम रिलेशनशिप देखेंगे क्वांटिटी डिमांड में चेंज हुआ ड्यू टू दीज अदर फैक्टर, तो वो हुआ डिमांड चेंजेस. जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है डिमांड चेंजेस क्या हुआ ड्यू टू एनी अदर फैक्टर लाइक इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट गुड. क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया कि ड्यू टू चेंज इन प्राइस. अब जो प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड कर्व में मूवमेंट होगा, डिमांड कर्व ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाएगा, और डिमांड चेंज अदर फैक्टर की वजह से जो डिमांड कर्व होगा वो शिफ्ट होगा, या अपवर्ड शिफ्ट होगा या डाउनवर्ड शिफ्ट होगा. इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड कर्व ऊपर की तरफ जाएगा, और इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड कर्व नीचे की तरफ जाएगा. तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट में भी क्लियर हो गया होगा. वैसे तो ये बहुत इजी है जो नेट सेट की प्रेपरेशन कर रहा है, लेकिन हम एग्ज़ाम में ऐसे इजी क्वेश्चन कई बार गलत कर देते हैं, तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप इस तरह की कॉन्सेप्ट को, अपना जो नॉलेज है उनको बार बार देखें, ताकि आपका ऐसे इजी क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो. अब हमने अभी तक क्या देखा कि डिमांड कर्व का स्लोप नेगेटिव है. अब ये स्लोप पॉजिटिव क्यों नहीं है? इसके बहुत सारे रीज़न हैं, जिन रीज़न को हम अब डिस्कस करेंगे. सबसे पहला रीज़न है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. दिस लॉ इज़ propounded by Alfred Marshall and it states that as consumer consume more and more of a good, the marginal utility derived from each successive unit keeps on decreasing. मतलब जैसे जैसे हम किसी गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो नेक्स्ट गुड हमें कम इम्पॉर्टेंट लगने लगती है. तो ये बताता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. जब हमें कोई गुड्स कम यूटिलिटी हमें नेक्स्ट
कंजम्पशन से मिलेगी तो हम उसके लिए कम प्राइस देना प्रेफर करेंगे। तो देखिए ये रीज़न बिल्कुल सही है लॉ ऑफ डिमांड का नेगेटिव होने का। अब नेक्स्ट रीज़न है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है? एक होता है कि आपका इनकम इंक्रीज़ हो गया जिससे आपका क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ हो गया, तो इसे कहते हैं एब्सोल्यूट इनकम इफेक्ट। लेकिन जो हम यहाँ इनकम इफेक्ट की बात कर रहे हैं ये हो रहा है कि प्राइस डिक्रीज़ हुआ और उस प्राइस डिक्रीज़ होने से क्या हो गया, आपका रियल इनकम इंक्रीज़ हो गया। अब रियल इनकम इंक्रीज़ होने की वजह से आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो गई और आपका डिमांड बढ़ गया। यहाँ पे आपकी इनकम इंक्रीज़ नहीं हुई बल्कि प्राइस डिक्रीज़ हुई, तो इसे कहते हैं रिलेटिव इनकम इफेक्ट और ये नेगेटिव होता है। अब ये नेगेटिव कैसे होता है, इसमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है। ये देखिए कि प्राइस में क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, और डिमांड में क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। ये अपोजिट डायरेक्शन में है ना, ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़, देयरफॉर दिस रिलेशनशिप इज़ नेगेटिव। जो हमारा इनकम इफेक्ट होता है, एब्सोल्यूट इनकम इफेक्ट, वो पॉजिटिव होता है। कैसे होता है कि इनकम बढ़ेगी और हमारा क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ेगा। देखिए ये जो चेंज हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, नेक्स्ट रीज़न है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी मार्शल ने एक्सप्लेन किया था कि ये मेजर रीजन है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व का, और इन्होंने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को डिस्कस किया था और इनकम इफेक्ट ऑन प्राइस चेंजेस को इन्होंने इग्नोर किया था। अब ये होता क्या है, प्राइस में डिक्रीज़ हो गया, आपके पास रिलेटेड गुड है, मान लीजिए आपके पास सब्स्टिट्यूट गुड है, और सब्स्टिट्यूट गुड के कंपैरिजन में जब किसी गुड का प्राइस डिक्रीज़ होता है तो वो कंपैरेटिवली सस्ती हो गई वो गुड, ठीक है, चीप हो गई, और हम उस गुड का फिर कंजम्पशन बढ़ा देंगे। ओके, देखिए ये रिलेशनशिप भी हो गया, ये एरो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, देयरफॉर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज आल्सो नेगेटिव हेयर। डिफरेंट यूज ऑफ अ कमोडिटी, डिफरेंट यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, ये भी अगर प्राइस डिक्रीज़ होगा तो डिमांड इंक्रीज़ होगी। साइज़ ऑफ मार्केट, जितना ज़्यादा साइज़ होगा डिमांड उतनी ज़्यादा होगी। तो ये 5 रीज़न मेजर है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व के, और पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से रीज़न है डिमांड कर्व के नेगेटिव स्लोप होने के, तो आपको अब आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा। अब लॉ ऑफ डिमांड हमने देख लिया, अब कुछ एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन मतलब कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहां लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, मतलब जहां पर रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता कि प्राइस इंक्रीज़ हुआ और क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ हुई। मतलब कहीं पे रिलेशनशिप ऐसा भी होगा कि प्राइस इंक्रीज़ हो गई और क्वांटिटी डिमांड भी हमारा इंक्रीज़ हो गया। तो हम देखेंगे ऐसा किस केस में होता है। सबसे पहला होता है बेबलन इफेक्ट। ये किसने दिया था, बेबलन थे एक इकोनॉमिस्ट, उन्होंने एक्सप्लेन किया था। और क्या होता है ये, गुड्स हैव प्रेस्टीज वैल्यू, मतलब जो वस्तु प्रतिष्ठा सूचक होती है, किसी का स्टेटस बताती है, उसका प्राइस जितना ज़्यादा होगा तो लोग उतना ज़्यादा उसका डिमांड करेंगे। तो इसीलिए अब यहाँ पे प्राइस ज़्यादा हो गया और डिमांड भी उतना ज़्यादा कर रहे, तो लॉ ऑफ डिमांड हमारा वायलेट हो गया। ओके, बेबलन propounded the doctrine of conspicuous consumption. Under this case, the prestige value of a commodity is associated with price, कि जितना ज़्यादा प्राइस होगा हम उतना ज़्यादा डिमांड करेंगे। This implies higher the price of a commodity, more will be prestige derived from it. होता है ना, कई बार हम कुछ महंगी सी चीज़ लेते हैं और फिर बोलते हैं यार ये महंगी है इसीलिए इतनी अच्छी लग रही है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, बेबलन इफेक्ट।
दूसरा एक्सेप्शन होता है गिफन गुड। इसका एक्सप्लेनेशन दिया था रॉबर्ट गिफन ने, इसीलिए इसका नाम पड़ा है गिफन गुड्स। द कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय रॉबर्ट गिफन। अकॉर्डिंग टू हिम, for given goods there is a positive relationship between price and quantity demand, that is the price decrease, quantity demand also decrease। price increase होगा तो quantity demand increase होगा, price decrease होगा तो quantity demand decrease होगा। ठीक है, अभी तक हमने देखा ये बेबलन इफेक्ट। ये जो रिलेशनशिप बता रहा था मैं, ये बता रहा था प्रेस्टीज वैल्यू, लेकिन जो गिफन गुड रिलेशनशिप बताता है ये होता है इंफीरियर गुड के केस में। ओके, गिफन गुड्स के रिलेशन को अगर हम मैथमेटिकली दिखाना चाहे तो हम इस तरह से दिखाते हैं। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आपके पास ऑप्शन होगा, वेट अ सेकेंड, आपके पास ऑप्शन होगा चेंज इन क्यू डी divided by change in price is less than 0। एक ऑप्शन आपके पास होगा change in QD divided due to change in price is greater than 0, is greater than 0। तो गिफन गुड के केस में ये सही होता है कि प्राइस में जितना इंक्रीज होगा क्वांटिटी में उससे ज़्यादा इंक्रीज होगा, इसीलिए ये पॉजिटिव होता है रिलेशनशिप। देखिए जैसे यहाँ पे बताया गया है, अब जो गिफन गुड्स होती हैं वो इंफीरियर गुड्स होती हैं, तो क्या हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिफन गुड्स? क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन में पूछा जाता है कि ऑल गिफन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स या ऑल गिफन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स और वाइस वर्सा। ठीक है, तो जो ये गिफन गुड्स होती हैं ये इंफीरियर गुड्स का एक पार्ट होती है जिसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। जो ये इंफीरियर गुड्स होती है इसमें लॉ ऑफ डिमांड काम करता है और गिफन गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। गिफन गुड्स का जो कंजम्पशन है वो जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है, जिनको अपना एक मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा करना होता है, मान लीजिए पेट भरने के लिए उन्हें कुछ क्वांटिटी कंज्यूम करनी ही है, तो वो गिफन गुड का केस होगा। जैसे मान लीजिए आप पहले कंजम्पशन कर रहे हैं एक राइस का और एक वीट का, और वीट का प्राइस आपके पास बढ़ जाता है और जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो सक्षम नहीं होता है वीट खरीदने के लिए, तो वो क्या करेगा, बाजरा का कंजम्पशन बढ़ा देगा। चाहे बाजरा की प्राइस बढ़ रही होगी तब भी वो उसकी क्वांटिटी डिमांड को इंक्रीज़ ही करेगा, क्योंकि उसे अपना एक मिनिमम लेवल मतलब अपनी भूख मिटानी है। ठीक है, इसीलिए ये पॉजिटिव होता है रिलेशनशिप। इस तरह का होता है डिमांड कर्व और ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है। क्लियर? अब मैंने आपसे शुरू में क्वेश्चन पूछा था कि 2 डायग्राम दिखाए थे, आपको वो बताने थे। तो एक होता है बैंड वैगन इफेक्ट। bandwagon effect, it arise because individual demand commodity because other are doing so, और सिंपल वर्ड it is in fashion। एक आदमी ने कुछ कर लिया, जैसे अगर आप शिमला में रह रहे हो तो यहाँ पे फैरन का से एक लंबा सा क्या बोलूँ मैं उसको, लंबा सा कुर्ता होता है, उसका फैशन चला है शिमला में, तो उसको देखकर सभी वो फैशन फॉलो कर रहे हैं। तो ये होगा बैंड वैगन इफेक्ट। इसका जो क्वांटिटी डिमांड में है वो पॉजिटिव होगा हमेशा इफेक्ट। ठीक है, और एक होता है स्नॉब इफेक्ट। जब हमें ऐसी इच्छा होती है कि हमें अलग दिखना पसंद हो तो उसे कहते हैं स्नॉब इफेक्ट। इट अराइज ड्यू टू द डिज़ायर to purchase a commodity having prestige value so as to look different, exclusive than
अदर, इसमें हमें अलग दिखने की चाह होती है। ये जो कॉमन मान लीजिए कुछ फैशन में है तो वो उसका डिमांड डिक्रीज कर देगा, क्योंकि वो इसीलिए नहीं खरीदेगा कि ये कॉमन हो गया है, तो इसका क्वांटिटी डिमांड में नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, मैंने ये शुरू में भी बता दिया है, लेकिन अब हम रिलेशनशिप देखेंगे उसका। जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ डिमांड, रिलेशनशिप डिमांड। अगर हमारा किसी गुड्स के लिए हम किसी गुड्स को ज़्यादा पसंद करते हैं तो उसका डिमांड पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। अगर हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है तो क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज़ होगी। अब चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, सब्स्टिट्यूट गुड के केस में अगर हमारे टी की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो कॉफ़ी का इनटेक बढ़ जाएगा। देखिए ये रिलेशनशिप पॉजिटिव हो गया। कॉम्प्लीमेंट गुड, अगर पेन के रिफिल का प्राइस इंक्रीज़ होता है तो उसका जो बाहर का कवर है उसका क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगा। रिलेशनशिप देखिए नेगेटिव। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर का रिलेशनशिप होता है, जितना हम ज़्यादा लोगों तक अपनी गुड्स को पहुंचाएंगे तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ होगा, डिमांड इंक्रीज़ होगा। बेसिकली यहाँ क्वांटिटी डिमांड की बात नहीं होगी क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्राइस से अलावा जो फैक्टर है डिमांड को अफेक्ट करते हैं। नंबर ऑफ कस्टमर इन मार्केट, जितने ज़्यादा कस्टमर होंगे डिमांड भी उतनी ज़्यादा होगी। अगर फ्यूचर में प्राइस को इंक्रीज़ होने की संभावना है तो वर्तमान में उसका कंजम्पशन बढ़ जाएगा। अब इंक्रीज़ इन डिमांड क्या होता है, और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड क्या होता है। इंक्रीज़ इन डिमांड कब होगा, जब अदर फैक्टर्स होंगे डिमांड को अफेक्ट करने वाले अदर देन प्राइस, तो क्या होगा, शिफ्ट इन डिमांड कर्व होगा। वो डाउनवर्ड शिफ्ट भी हो सकता है और अपवर्ड शिफ्ट भी हो सकता है। और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होगा जब प्राइस में चेंज होगा, प्राइस कम हो गई तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ हो गया, और प्राइस ज़्यादा हो गई तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ हो गया। ओके। एक होता है डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स होता है जिनको हम स्टोर कर सकते हैं और इसका जो प्राइस होता है वोलेटाइल नहीं होता है, मतलब उतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, और कंजम्पशन को हम इसका पोस्टपोन कर सकते हैं। एक होता है डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड होता है कि जब हम किसी डिमांड करते हैं गुड्स की किसी और गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए। मान लीजिए आपने आटे की डिमांड की और उससे क्या किया, आपने डायरेक्टली आटे को कंज्यूम नहीं किया, आपने उसका बिस्कुट बना दिया, ये किसी और आटे से एक और गुड्स बन गई, तो ये होता है डिराइव डिमांड। और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इनकी डिमांड भी हमारी डिराइव डिमांड होती है, क्योंकि हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते हैं लेबर को, हम लेबर को किसी और गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए एम्प्लॉय कर रहे होते हैं। अब डिफरेंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। डिमांड एक क्वालिटेटिव इन नेचर है, ये बताता है हमें प्राइस इंक्रीज़ होगा तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ होगा। ये हमें ये नहीं बताता कि कितना प्राइस चेंज होने से कितना क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ जाएगा, ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता। ठीक है, तो इसके लिए हमें जाना पड़ता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, पहले तो इलास्टिसिटी जो वर्ड है वो इलास्टिसिटी वर्ड बताता है रिलेशनशिप की एक वेरिएबल में चेंज होने से। मान लीजिए वन वेरिएबल है, सेकंड वेरिएबल में
अगर ये रिलेटेड है तो एक वेरिएबल में चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में कितना फ़र्क पड़ा, तो ये हमें इलास्टिसिटी बताता है। अब हम बात कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी की, तो मतलब चेंज इन प्राइसेस होने से हमारा क्वांटिटी डिमांड में कितना फ़र्क पड़ा, ये हमें बताता है कौन, प्राइस इलास्टिसिटी। वैसे ही ये कॉन्सेप्ट होता है इनकम इलास्टिसिटी, एक होता है क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी होगा कि हमारा इनकम में चेंज होने से हमारा क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया। ठीक है, और क्रॉस इलास्टिसिटी इज़ रिलेटेड विद रिलेटेड गुड्स, वो सब्स्टिट्यूट गुड भी हो सकती है, संबंधित वस्तुएं भी हो सकती है, और कॉम्प्लीमेंट गुड्स भी हो सकती हैं, पूरक वस्तुएं भी हो सकती है। तो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और फ़र्क किस पे पड़ेगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, अब जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो उसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं अलग अलग, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये देखिए, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, जब डिमांड कर्व का स्लोप इस तरह का होगा तो इलास्टिसिटी की वैल्यू होगी 1। जब चेंज इन प्राइसेस ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस बराबर होगा तो इलास्टिसिटी की वैल्यू होगी 1। अगर क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा चेंज हो गया और जबकि प्राइस में कम चेंज हुआ था तो वो हो गया ग्रेटर देन 1। अगर प्राइस में ज़्यादा चेंज हुआ था और क्वांटिटी डिमांड आपका कम चेंज हुआ तो वो इलास्टिसिटी हुआ लेस देन 1। अगर आपका चेंज इन प्राइस में तो चेंज हो गया लेकिन क्वांटिटी डिमांड आपका कांस्टेंट बना रहा तो इलास्टिसिटी की वैल्यू होगी 0। और अगर प्राइस में चेंज नहीं हुआ लेकिन क्वांटिटी में इनफाइनाइट चेंज हो गया तो इलास्टिसिटी की वैल्यू होगी इन्फिनिटी। ठीक है, अब हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए बहुत सारे मेथड है। प्रपोर्शनेट एंड परसेंटेज मेथड, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, आर्क इलास्टिसिटी मेथड, रेवेन्यू मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड किसने दिया था, मार्शल ने। सबसे पहले हम देखेंगे प्रपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड। इसका फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, सबसे सिंपल फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए। अब है पॉइंट इलास्टिसिटी। देखिए, ये होता है डिमांड कर्व। ठीक है, ये जब हम डिमांड कर्व के डिफरेंट पॉइंट पर इलास्टिसिटी को मेजर करने का ट्राई करते हैं तो हम यूज़ करते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। इसमें हम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी बात बन सकती है, क्योंकि इससे ना जो क्वेश्चन है वो डिराइव करने के लिए आता है, ना कि डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा कि पॉइंट इलास्टिसिटी का आप फॉर्मूला बताइए। कई बार हमें जो इलास्टिसिटी है वो मेजर करनी होती है आर्क इलास्टिसिटी। हमें इन 2 पॉइंट पे इलास्टिसिटी मेजर करनी होती है। एक मेथड तो होता है कि आप जो डिमांड कर्व है इसको इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए और लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट के थ्रू इलास्टिसिटी को मेजर कर लीजिए। और एक मेथड इसके लिए हम यूज़ करते हैं, फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय P1 माइनस P मल्टीप्लाइड बाय P1 प्लस P डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q। जो एक Q1 है
ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है और जो ये Q है ये इनिशियल क्वांटिटी डिमांड है। ओके, तो इस तरह से हम आर के इलास्टिसिटी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। एक मेथड होता है इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू AR डिवाइडेड बाय AR माइनस MR। इससे जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इलास्टिसिटी से रिलेटेड वो मेजरली इस वाले सेक्शन से आपसे पूछे जाते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ये किसने दिया था? मार्शल ने। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम प्राइस, क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर को देखते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब अगर हमारा प्राइस इंक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा तो हमारा इलास्टिसिटी डिमांड होगा इनइलास्टिक। मतलब देखिए, इसको आप ऐसे समझिए कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन आपका क्वांटिटी डिमांड सेम रहेगा, देयरफॉर टोटल एक्सपेंडिचर आपका बढ़ जाएगा, तो आपका जो डिमांड होगा वो इनइलास्टिक होगा। अब मान लीजिए आपका प्राइस इंक्रीज हो गया और टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया तो वो इलास्टिक डिमांड होगा। ठीक है, अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो अगर आपका टोटल एक्सपेंडिचर सेम बना रहा तो इलास्टिसिटी की वैल्यू वहाँ पे 1 आ जाएगी, यहाँ पे लेस देन 0 आएगी और यहाँ पे ग्रेटर देन 1 आएगी। ठीक है, ये मेथड हो गया टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम इलास्टिसिटी रिलेशनशिप बताता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन its income. It is a responsive of change in quantity demand due to change in income. इसमें हम एक एंजल कर्व को भी पढ़ते हैं जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड का। और इनकम इलास्टिसिटी होता है ग्रेटर देन 1 नॉर्मल गुड्स में, इन्फीरियर में लेस देन 0 होता है, लग्जरियस गुड्स में ये ग्रेटर देन 1 होता है और नेसेसिटी में ये होता है ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। किसमें? नेसेसिटीज़ में। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है कि एक रिलेटेड गुड्स की प्राइस में चेंज होने की वजह से रिलेटेड गुड की क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा वो क्रॉस इलास्टिसिटी बताता है। और सब्स्टिट्यूट गुड के केस में ये पॉजिटिव होगा। मान लीजिए टी का प्राइस इंक्रीज हो गया तो क्वांटिटी डिमांड कॉफ़ी का भी बढ़ जाएगा। पॉजिटिव हुआ ना रिलेशनशिप। कॉम्प्लीमेंट के केस में एक बढ़ेगा तो दूसरा गिरेगा, रिलेशनशिप क्या हो गया? नेगेटिव। अगर हमारे पास गुड्स रिलेटेड नहीं है तो क्रॉस इलास्टिसिटी विल बी 0। तो ये था आपका आज बहुत बेसिक लेक्चर था, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, क्योंकि ये बहुत बेसिक टॉपिक था, मे बी आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसमें कुछ ना लगे, लेकिन यकीन मानिए हम पेपर में ऐसे बहुत से क्वेश्चन को गलत करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक बने हैं, आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं अगर आपको फ़ायदा इससे हो रहा है, और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।